गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपका जो वोकैब का में भी सेशन चलेगा अपना, ये आपका जो आपने रिक्वेस्ट की थी ना डेली डोज की, तो उसी के अंतर्गत है। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। परसों मैंने आपको डोज 1 दी थी और ये आज डोज 2 है। कल संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी बिज़ी था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि टीचर चलता रहे, बंद ना हो, है ना। तो थैंक यू सो मच। अभी शुरू करते हैं सेशन। ये आज का जो ये सेशन है, इसमें मैं आपको कुछ बच्चों एपी वाले वर्ड कराऊंगा। ठीक है ना। एपी वाले वर्ड बहुत सारे हैं। एपीटैफ है, एपीथेट है, एपीलॉग है, एपीग्राम है, ठीक है, आपका एपीफैनी है, बहुत अच्छे से शब्द हैं। एपीफाइट है। तो कई बार ये शब्द आपके कंफ्यूज करते हैं आपको, अगर आपने ढंग से नहीं सीखा तो आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इसकी ये जो सीरीज है एपी वाले वर्ड्स की है। एपी का अर्थ हो गया कि दीज वर्ड्स, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दीज वर्ड्स स्टार्ट विथ एपी, है ना। और एपी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखना आपका, इसका कोई आपका वो नहीं है, ये कोई रूट वर्ड नहीं है। बस ये वर्ड हैं, एपी से शुरू होते हैं, तो आपने उनको सीखना है। इसमें इस सीरीज में पहला वर्ड दे रहा हूँ बच्चों, एपीटैफ। ये वर्ड जो है कई बार आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। इसको प्रोनाउंस करना आपने एपीटैफ। तो एपीटैफ क्या है? तो एपीटैफ आपका जो ग्रेव स्टोन होता है, ग्रेव स्टोन होता है आपका जो अपने कब्र में रखा हुआ पत्थर होता है, जिसको अपने टूम स्टोन भी कहते हैं। इसको उच्चारण आपने टॉम नहीं करना, टूम स्टोन करना है। ये आपका कब्र का पत्थर है। मैं हिंदी मेरी इतनी अच्छी टाइप है नहीं, ठीक है ना आपका, नहीं तो मैं हिंदी में भी लिख दूँ, ये अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हिंदी मेरी इतनी अच्छी है नहीं, टाइप करने की मतलब मेरे को स्पीड वगैरह नहीं है। कोशिश करता हूँ, चलो देखें आपका होता नहीं होता। कब्र का पत्थर, कब्र का पत्थर, जो कब्र पे पत्थर लगा रहता है उसको अपन कहते हैं। कहीं टाइप हो जाता है, कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द होता है, मेरे से टाइप होता नहीं, फिर वो टाइम लगता है ना। इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन या टूम स्टोन। कब्र के पत्थर पर लिखा, लिखा हुआ, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। लिखा हुआ कोई भी शब्द होते हैं उसको अपन कहते हैं एपिटैफ, ठीक है। छोटा सा ही लिख देते हैं आपका, ठीक है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, है ना, तो उसमें कब्र पे लिख देते हैं आपका। क्रिश्चियंस और मुस्लिम भाइयों के उसमें लिख देते हैं वो कि इसका जन्म यहाँ पर हुआ और इसकी मृत्यु यहाँ, सन ही लिख देते हैं। या छोटा सा उसका कोई उपनाम है वो लिख देते हैं यहाँ पर, एपिटैफ। तो आपको समझ आ गया होगा एपिटैफ क्या है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहोगे आप कि ये आपका जो है ना आपका, ठीक है ना, राइटिंग। राइटिंग भी नहीं कह रहा हूँ कि खोद के लिखते हैं, इसलिए उसको इंस्क्रिप्शन करना आपने। इन सारे वर्ड्स को आपने बच्चों सीखना है। इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन ऑफ अ ग्रेव स्टोन, ऑफ अ ग्रेव, किसी ग्रेव के उस पत्थर पे लगा हुआ, ठीक है। वो इंस्क्रिप्शन करते हो तो खोद के लिखना। ये वर्ड भी आपको आना चाहिए, इंस्क्राइब करना। ये इंस्क्राइब वर्ब है, ठीक है। इसका अर्थ होता है खोद के लिखना। जैसे चट्टान पे लिखते हैं ना खोद के, तो उसका कहते हैं इंस्क्राइब। स्क्राइब जो वर्ड जो है आपका वो रूट वर्ड है, और इसका मतलब लिखना होता है ना। टू राइट बाई डिगिंग, खोद के लिखना, ठीक है। तो उसको वो इंस्क्राइब हो गया। और पत्थरों पे जो शिलालेख होते हैं फिर उनको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। हमको आना चाहिए आपको, जैसे कई इंस्क्रिप्शन अपन पढ़ पाते हैं और कई इंस्क्रिप्शन अपन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा गया है। आई होप कि ये भी आपको बड़ा आ गया आपका। और जो स्क्राइब वर्ड है ये भी आपको आना चाहिए। स्क्राइब मतलब लेखक भी होता है, राइटर। आप किसी एग्जाम दे रहे हो और आपके किसी के हाथ में चोट लग गई, तो आप स्क्राइब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो एसएससी वाले या यूपीएससी वाले आपको लिखने के लिए एक आदमी की परमिशन देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि वो आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से लिख रहा हो, आप उसको डिक्टेट कराएंगे तो उसका एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं आपको और अलग से भी बिठाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्राइब, ठीक है। तो एक लड़के की चोट लगी और है, मैंने आपको बोला हुआ है कि हर एक शब्द को आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है।
तो एक लड़के के हाथ में चोट लगी, तो उसके दोस्त ने कहा तू कैसे करेगा अभी ये एग्ज़ाम? तो कुछ नहीं है, मेरे को मैंने अप्लाई किया है, बात भी कर लिया, उन्होंने कहा आपको कल हम परमिशन दे देंगे। ठीक है, आई हैव अप्लाइड फॉर, बोलो ऐसे बोलोगे तभी तो आएगा। आई अप्लाइड फॉर अ स्क्राइब। ठीक है, स्क्राइब का मतलब लिखना होता है, और स्क्रिबल का अर्थ होता है, ये भी वर्ब है, इसी फैमिली का वर्ड है ये स्क्रिबल। इसका अर्थ होता है टू राइट इनडिस्टिंक्टली। कभी स्क्रिबल करते हैं ना आपका, दैट्स राइट, जिसको हम डूडल भी कहते हैं। आपने कोई कागज़ लिया, पेन लिया, उसमें आपने दस्तखत मार दिया, कुछ लिख दिया, देखने के लिए पेन कैसा चल रहा है। ठीक है, या आप अखबार पढ़ रहे थे, किसी का फ़ोन आया, नंबर दिया उसने, और बाद में तो आप भूल गए, तो जब किसी ने कहा उसका नंबर क्या है, अरे यार मैं तो भूल गया, अब वो एक दिन पहले का न्यूज़पेपर है, तो आपने कहा कि आई स्क्रिबल्ड हिज फ़ोन नंबर। ऐसे सेंटेंस बनाना सीखना आपने हर एक का। ठीक है, ऑन द न्यूज़ पेपर दैट आई वॉज रीडिंग ऑन दैट डे। तो उस दिन जो अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने उसका रफली लिख दिया था। स्क्रिबल करते रफली लिखना, उसको डूडल भी कहते हैं, डूडल। ठीक है, इसका ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है टू राइट रफली। साफ साफ नहीं, साफ साफ तो लिखा होता माना जाएगा कि किसी ने बोला और फिर आपने उसको फ़ोन की अपनी वो निकाली, बुकलेट निकाली और उसमें लिख दिया, तो वो तो प्रॉपर हो गया, है ना। ये वर्ड आने चाहिए आपको। ये वर्ड भी आपका बहुत अच्छा है, स्क्राइब है, स्क्रिबल है, और इसी से फिर आपका स्क्रिप्ट बनता है किसी फिल्म या नाटक का, जो आपका पटलेखन है ना, पूरी उसमें कहानी लिखी होती है, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, कई प्रयोग हैं स्क्रिप्ट के भी। मैं एक्चुअली क्या, मैं भटक जाता हूँ कि कोई शब्द आ जाता है, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। नहीं तो मैंने आज जो आपको एपी के वर्ड कराने थे, लेकिन अब ये मैंने छेड़ दिया है, तो इसको भी पूरा कराऊंगा। तो स्क्रिप्ट समझ गए आपको बच्चों? बहुत सारे आपके लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, ये अलग से एक विधा है ना। और ये कहानी कहानी लेखन अलग है, और स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है ना। स्क्रिप्ट राइटिंग का अर्थ हो गया कि वो पिक्चर के लिए आपने फैसला लिख दिया, सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, डायलॉग भी, ये भी, वो भी, तो इसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं उस आदमी को। ठीक है, इस फिल्म का स्क्रिप्ट जो है मैंने लिखा है, इसका मतलब ऐसे बोलना आप। ठीक है, एंड ही इज अ स्क्रिप्ट राइटर, है ना। और स्क्रिप्ट ऑफ विक्ट्री, फिगरेटिव शब्दों के फिगरेटिव अर्थ भी होते हैं। तो स्क्रिप्ट ऑफ विक्ट्री का अर्थ होता है, ठीक है, एक जीत हासिल करना, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका, ठीक है, टू विन अ गेम, कोई भी मैच, है ना, दैट्स राइट। न्यूजीलैंड ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया वर्ल्ड कप में, तो दे स्क्रिप्टेड अ फैंटेस्टिक विक्ट्री। तो कैसे कहोगे? दे मीन्स न्यूजीलैंड वाले, कीवीज। दे का मतलब मेरा कीवीज से। तो कीवीज स्क्रिप्टेड अ फैंटेस्टिक विक्ट्री, बहुत शानदार विक्ट्री थी वो। ठीक है, इन द वर्ल्ड कप, और उसी कारण उनको वर्ल्ड कप भी मिला। गेम बड़ा फनी है, देखो आप, अभी इंडिया में तीनों टेस्ट मैच हो, तो सॉरी तीनों वनडे बुरी तरह हार गए आप। गेम ही ऐसा है, इसमें कुछ नहीं कह सकते आपका, कभी कोई जीते कभी कोई हारेगा। ठीक है, इसी से वर्ड बनता है बच्चों स्क्रिप्चर्स, ध्यान रखना। ठीक, जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, होली बुक्स, सभी धर्मों के। ठीक है, हम जैसे हमारी द गीता है, और है क्या क्या दा लगाना आपने बच्चों, द गीता है, द बाइबल है ना, द कुरान है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं कि दीज आर आर स्क्रिप्चर्स, कुरान, ठीक है, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द जैन अवस्था, ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे। ठीक है, तो उनको स्क्रिप्चर्स कहते हैं आप। तो ये वर्ड आपको मैंने सिखा दिया आपका, और जो आपका हाथों से लिखा होता है इसलिए उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं आप। ठीक है, ठीक है, रिटन बाय हैंड। जो लोग कहानी वगैरह लिखते हैं और छापने भेजते हैं, तो जो पब्लिशर कहता है आपकी एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी भेजना आप। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन का अर्थ आपका हाथ होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैन का मतलब आदमी भी होता है, लेकिन आदमी से भी पहला इसका अर्थ था हाथ, मैन मीन्स हाथ। इसलिए जब उन कहते हैं ना आपका किसी को इसने मैन हैंडल किया, तो इसका मतलब आपने हाथ से उसको धक्का उक्का मारा, उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किया। ये वर्ब है, टू यूज फिजिकल फोर्स। वाक्य में ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। मैंने डिसाइड किया था आपको एपी के वर्ड कराऊंगा वो, लेकिन बीच में कुछ आ जाता है तो वो भी सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट समबडी, ठीक है। द रिपोर्टेड कंप्लेन, एक रिपोर्टर था, उसको किसी ने धक्का तुक्का मार दिया, तो उसने ये कंप्लेन किया। द रिपोर्टर कंप्लेन दैट ही वाज मैन हैंडल, है ना। तो उसको धक्का उक्का मारा गया, तो हो सकता है एक आधा किसी ने मुक्का भी मार दिया हो ऐसे, तो मैन हैंडल हो गया ये आपका। जैसे होता है ना मैनुअल वर्क, तो मैनुअल वर्क करता हाथ से किया जाना काम, वर्क डन बाय हैंड, दैट्स राइट। तो ज़्यादातर काम मशीनों से करते हैं, मैनुअल वर्क आजकल कम हो गया है बिकॉज वी हैव मशीन्स, ठीक है। ये वर्ड सब आपको आने चाहिए आराम से। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्चर्स क्या है, स्क्रिप्ट क्या है ना, और इंस्क्राइब क्या है, स्क्राइब क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, दैट्स राइट। इसे वर्ड आने चाहिए आप। तो अभी वापस आ जाओ उस पर, एपी वाले वर्ड पे। तो पहला वर्ड मैंने आपको जो कराया वो आपका, वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये वन वर्ड में 20 पर आपका आता है, ठीक है। तो किसी कब्र के पत्थर पे जो लिखा होता है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ये फाइनल में आपको लिख रहा हूँ, इंस्क्रिप्शन। कंप्यूटर में पढ़ाने का फ़ायदा ये है बच्चों कि मेरे से अगर गलत टाइप हो जाता है रेड लग जाएगी, रेड लाइन लगा हुआ आपने उतारना नहीं कभी भी, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम स्टोन, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करना है टूम, नॉट नॉट टॉम, हाँ ऐसे। मेरे साथ पढ़ने में आपको ये फ़ायदा है कि मैं आपको उनका उच्चारण भी सुना सकता हूँ। मैं आपको टूम स्टोन का उच्चारण सुना सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख के बताना कि आपको ये सुनाई दिया है कि नहीं दिया। Tombstone. ये देखो, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। Tombstone. टूमस्टोन, टॉम नहीं कहना है इसको, बड़ा गंदा लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी अगर गलत प्रोनाउंस करता है। तो आई होप कि एपीटैफ आपको समझ आ गया बच्चों, है ना आपका। तो एपीटैफ का अर्थ होता है कि किसी भी ग्रेव के ऊपर, किसी भी टूम पे किसी ने कुछ लिख दिया है वो उस आदमी के बारे में जिसकी वो कब्र है, तो वो आपका कहलाता है एपीटैफ। तो ये बड़ा शानदार वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा आपके, कई जगह पे आ सकता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है एपिथेट। एपिथेट को जनरली अपन कहते हैं निकनेम, छोटा नाम, उपनाम, निकनेम है, ठीक है ना, एलियस है, कोई दूसरा नाम। इसको इंग्लिश में सोब्रिक्वेट भी कहते हैं आपका। कई बार लोगों को और अपने आप सबको खिलाड़ियों को तक सब दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे गवास्कर साहब का जो आपका उनको एपिथेट दिया गया, ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। अगर अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा, दैट्स राइट। तो उनको दिया गया है लिटिल मास्टर, है ना। तो लिटिल मास्टर क्या है, गवास्कर साहब को दिया गया एपिथेट है। दिस इज अ वर्ड, निकनेम, उपनाम जिसे कहते हैं आपका, है ना। उसको सरनेम भी कह देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सरनेम का अर्थ हो जाता है कि आपका जाति, लेकिन इंग्लिश में सरनेम का जाति वाति नहीं होता है, ध्यान रखना। सरनेम का छोटा नाम, उपनाम, ठीक है, उसको सरनेम भी कहते हैं। सचिन को दे दिया मास्टर ब्लास्टर, है ना आपका। गांगुली जी को कह दिया आपका प्रिंस ऑफ कोलकाता, है ना। ये सॉब्रिकेट्स हैं आपका। हिटलर को दे दिया मेन कैंप। तो ये एपिथेट कहलाते हैं। निकनेम अटैच टू समबडीज नेम। वो आदमी अच्छा बुरा दोनों हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो बड़ा शानदार वर्ड है, सबको आना चाहिए। और ये सारे सिनोनिम आपको याद रखने हैं। आप एपिथेट करता होता निकनेम, एलियस, एलियस करता था कोई दूसरा नाम, थोड़ा सा अंतर है। और सॉब्रिक्वेट्स तो सेम है, एपिथेट सॉब्रिक्वेट। क्रिकेट में तो लगभग सभी प्लेयर्स के नाम के साथ में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ था। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मेरे को भी है, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे एक लांस क्लूजनर, तो उनका उपनाम था जुलू। जुलू, ये उनका नाम था। रलने लगे क्योंकि प्रॉपर वर्ड इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जुलू वॉज, ऐसे इस्तेमाल को, वॉज एन एपिथेट। सबका मैंने कहा ना सेंटेंस बनाना आपको आने चाहिए। वॉज एन एपिथेट अटैच टू, मैं उसको चल लिख देता हूँ, टू द साउथ अफ्रीकन प्लेयर। अभी भी आते हैं, ये खेलते नहीं है, लेकिन कमेंट्री में। और प्लेयर जब अपना प्लेयर वाला तो हट जाता है तो फिर वो कोच हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। अच्छा प्लेयर था ये, ऑलराउंडर था, साउथ अफ्रीकन, लांस क्लूजनर नाम था इनका, लांस क्लूजनर।
के से, अरे यार सॉरी, लास्ट क्लूजनर, ये हो सकता है स्पेलिंग गलत होगी मेरे से, देखता हूँ। नहीं ये ठीक है मेरे ख्याल से, ये हो सकता होगा लेकिन डिक्शनरी में नहीं है ये, समझ गया एपिथेट। इस तरह से दिलीप वेंकसरकर साहब को कर्नल कहा जाता था, मोहिंद्रनाथ को क्या कहते हैं, उनका भी एक उपनाम है ना, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, तो एनीवे समझ गया हो कि एपिथेट क्या होता है ना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये सब आपके एपी वाले वर्ड हैं बच्चों, ज़्यादातर आपके ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है एपिटमी, इसको प्रोनाउंस करना आपने एपिटोम नहीं कहना आपका, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा उच्चारण भी ठीक हो। इसका प्रोनाउंसिएशन है एपिटमी, मेरे साथ में बोल भी देना आप लोग, एपिटमी, ठीक है। और इसका भी आप चाहो तो मैं आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सुना सकता हूँ। यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे कोई ध्यान नहीं देता, सेंटेंस कोई बना के देता नहीं है, कोई नहीं बनाता, आप उल्टा पुल्टा प्रोनाउंस करते हैं। काश मैं आपको सबको बता सकता कि कितने उल्टे उल्टे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये। अभी रिसेंटली मैंने एक देखा, एक वर्ड आया था एक्सरबेट, तो उसको कह रहे हो एक्स, पता नहीं मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, एक्स करबेट। हे भगवान, मैंने कहा इन्होंने अंग्रेजी का क्या हाल किया है। epitome, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सुना सकता हूँ आपको, और यही मेरी यूएसपी है। अब क्या करें, मेरे वीडियो ज़्यादा देखते नहीं इसलिए व्यूज़ भी आते नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग तो देखो एपिटमी, ठीक है, ठीक है। ये सबको आपका उच्चारण भी आना चाहिए, एपिटमी। आप जब बोल रहे हो तो सही बोलो, गलत क्यों बोल रहे हो, नौकरी लगेगी और उल्टे उल्टे बोलोगे लोग आप पे हंसेंगे, तो इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आपको सब दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आप प्रोनाउंस कर दो। एपिटोम नहीं तो बिल्कुल नहीं कहना है इसको, एपिटमी, एपिटमी। और ये नाउन है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल है, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। परफेक्ट कैसे, तो हाईएस्ट एग्जाम्पल कह सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, बड़ा शानदार है, वन वर्ड में भी आपके काम आ सकता है। किसी भी चीज का एक शानदार और बहुत ऊंचा उदाहरण, जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं अपन, गांधी जी वॉज एन एपिटमी ऑफ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस का अगर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का अर्थ होता है, आपको पता है, आपका उदाहरण, उनके उदाहरण थे परफेक्ट, वो उदाहरण थे वो, ठीक है। कोई आदमी बहुत ऑनेस्ट है तो इज एन एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी, दैट्स राइट। कितने सेंटेंस बना सकते हो आप, मैं गांधी जी का सेंटेंस लिख देता हूँ, गांधी जी वॉज एन एपिटमी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा और सच्चाई की, ट्रूथ यानी सच्चाई की बात करेंगे तो गांधी जी का नाम सामने आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और किसी आदमी की तारीफ करें तो आप कह सकते हो कि ही इज एन एपिटमी ऑफ, ठीक है ना, एफिशिएंसी, कार्य कुशलता का उच्चतम उदाहरण है, इतना शानदार काम करता है बड़ी एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है, कोई काम देरी से नहीं करता, टाइम पे करता है, बढ़िया करता है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी, कार्य कुशलता, है ना। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया, तो इसको आपने प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और इसका वर्ब भी होता है, अगर उस वर्ब का इस्तेमाल करना चाहो तो एपिटोमाइज, एपिटोमाइज ये वर्ब है, यानी उदाहरण होना, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। गांधी जी का अगर मैं ऐसे चेंज करके लिखूं, वर्ब का इस्तेमाल करूं, तो मैं कहूंगा गांधी जी एपिटमाइज्ड, पास्ट टेंस में नेचुरली, ठीक है, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ह्यूमन बींग्स, ऑफ अ गुड ह्यूमन बींग। तो अच्छे एक इंसान की जो आपकी क्वालिटीज होती हैं उनका वो परफेक्ट एग्जाम्पल थे, मीनिंग सेम है, ठीक है, दैट्स राइट। इसको ये भी लिख सकते थे ऊपर वाला, गांधी जी एपिटमाइज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दैट्स राइट। तो वह भी होना चाहिए और आपको इसका नाउन भी आना चाहिए, ये नाउन है। अगर मैं किसी वर्ड के मीनिंग में आ लिख रहा हूँ आगे तो इसका मतलब वो नाउन है, कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो आपने सीखना है। और मैं अब टू के साथ लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग ये वर्ब है, हालांकि मैं लिख भी दिया आपका, तो एपिटमी भी आपको आ गया और एपिटमाइजर्स भी आ गया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एपी वाले वर्ड हैं ज़्यादातर, हाँ ये ज़्यादातर वर्ड जो है आपके वो एपी वाले। अभी नेक्स्ट वर्ड लो एपी का, ये एक बीमारी है एपिलेप्सी, सबको पता है ये,
इसको मिर्गी का रोग कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये नाउन है नेचुरली, मिर्गी का रोग। एक सेकंड ना, मैं इसको कोशिश करता हूँ हिंदी में लिखने की। इसको मिर्गी कह सकते हो आप, मिर्गी, मिर्गी है ये, मिर्गी का रोग भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे शब्द तो बच्चों मैं लिख पाता हूँ, लेकिन जैसे ही ये शब्द जो है ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो मेरे बस की नहीं रहता आपका, क्योंकि ये गूगल जो आपका इनपुट टूल्स होता है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इफ आई से कि सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, तो उसको एपिलेप्सी है, ठीक है ना आप। और जिसको एपिलेप्सी होती है, ये एक माइंड की बीमारी है, तो इसमें आदमी कांपता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसको एपिलेप्सी कहते हैं। और इसका एडजेक्टिव भी है एपिलेप्टिक, और वो नाउन भी है। तो किसी आदमी को अगर मैं कहूँगा, इसका मीनिंग होता है सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम एपिलेप्सी, ठीक है ना, ही इज एपिलेप्टिक। और किसी ने कहा ये गाड़ी कैसे चला रहा है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार कैसे चला रहा है, ही इज एपिलेप्टिक। इफ अ पर्सन इज एपिलेप्टिक ही शुड नेवर ड्राइव, क्योंकि इसको एपिलेप्सी का जो दौरा है, एपिलेप्सी दौरे कहते हैं फिट ऑफ एपिलेप्सी, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो फिट ऑफ एपिलेप्सी का तो मिर्गी का दौरा, हिंदी में लिखेंगे, कहेंगे मिर्गी का दौरा, दौरा, DAURA, ये ठीक लिखा जा रहा है वैसे आपका भी यार, लेकिन टेढ़े शब्द आने से फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, ठीक है ना। तो एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है, मुंह से झाग आ रहे हैं, दांत बिछे हुए हैं, ठीक है ना आपका, उसके हिज टीथ आर क्लेंच्ड, हाँ कैसे बोलोगे, हिज टीथ आर क्लेंच्ड, क्लेंच समझ गए बच्चों, क्लेंच मतलब भींचना, मुट्ठी बिछी हुई है, ठीक है ना आपका। एक छोटा बच्चा था 2-3 महीने का, लेकिन मजबूत था, तो इतनी तगड़ी वो मिट्टी भींचता था कि कोई उसकी मुट्ठी खोल नहीं पाता था, इसको भी कह सकते हो आपका, ठीक है ना आप। यू कैनॉट ओपन हिज क्लेंच्ड फिस्ट, तो क्लेंच वर्ड भी आना चाहिए आपको। एन एपिलेप्टिक पर्सन शुड नेवर ड्राइव, क्योंकि वो कभी भी दौरा पड़ सकता है। फिट ऑफ दौरा, हाँ ध्यान रखना, फिट का इस्तेमाल कई जगह होता है बच्चों, जैसे आपका एक फ्रेज है ना आपका, इन ए फिट ऑफ रेज या एंगर, तो उसको दौरा पड़ा गुस्से का, वो गुस्से के दौरे में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसको यूज कैसे करोगे, ही स्लैप्ड हिज वाइफ इन ए फिट ऑफ एंगर, हो गया, या रेज कह लो, दैट्स राइट, इन ए फिट ऑफ, रेज का मतलब भी गुस्सा होता है। तो ये छोटे कोलोकेशंस हैं, आपको मैं कहता हूँ कि इन कोलोकेशंस को आप अलग से अपनी डायरी में नोट करें, इनको एंजॉय करें आप, ठीक है। ही स्लैप्ड हिज वाइफ इन ए फिट ऑफ एंगर, तो उसको एकदम तेज गुस्सा आ गया, और उस गुस्से के दौरान उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मार दिया। तो ये वर्ड सबको आना चाहिए, एपिलेप्सी क्या होता है, आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो और ये एडजेक्टिव नाउन दोनों है, एपिलेप्टिक, है ना, एडजेक्टिव भी नाउन भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके एपी का मैं दे रहा हूँ आपको, ये बड़ा शानदार वर्ड है, ये इसको कहते हैं एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन वो आदमी होता है जो ये सोचता है कि जिंदगी का मकसद होता है आनंद लेना, है ना। ये वन वर्ड में कितनी बार आ रखा है, अ पर्सन हु थिंक्स दैट प्लेजर इज द मेन एम ऑफ लाइफ, ठीक है, ही इज एन एपिक्यूरियन, जिसको अच्छा खाने का शौक है, ये भी इसका शामिल है, ठीक है। इसमें ये भी शामिल है, वन हु एंजॉयज गुड एंड रिच फूड, ध्यान रखना, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, दारू भी आ जाता है, वो भी तो फूड है, ठीक है, वो एंजॉयज गुड एंड रिच फूड, तो उसको अपन कहते हैं एपिक्यूरियन। समझ आ गया सबको आपको, हाँ दैट्स राइट। इससे मिलते जुलते दो वर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ, और ये तो बच्चों हेडोनिज्म जो है ना आपका, शताब्दी भूल गया हूँ मैं, मेरे ख्याल से 12 या उससे पहले का जो टाइम था, मानिए 12वीं सदी में हेडोनिज्म बहुत प्रचलित में था, हेडोनिज्म वॉज प्रिवलेंट। अब इस सदी में नहीं लिख रहा हूँ, कौन सी सेंचुरी है आप लिख देना, मैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद नहीं है तो गलत हो जाएगा, पता कर लो, हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि हेडोनिज्म कौन सी सेंचुरी में
प्रचलन में था। प्रिवलेंट का अर्थ होता है जो प्रचलन में था, ठीक है। और सब लोगों ने, इसका मतलब सेम है, हेडोनिज्म मतलब आनंद लेना, जीवन का एम ही है आनंद लेना। तो उन्होंने आर्ट है, कल्चर है, सब भूल गए वो। फिर कई फिर लोगों ने प्रयास किया कि यार ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, आर्ट कल्चर सब लोग भूल रहे हैं, आर्ट भी भूल गए हैं। तो अगर आपने सुना हो ये वाला पीरियड रेनासेंस का, तो रेनासेंस का पीरियड शुरू हुआ। रेनेसेंस का अर्थ होता है आपका, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आ, जो आप किसी चीज़ को वापस हासिल करते हैं आपका, है ना, वो एक पीरियड शुरू हुआ, उसको कहते हैं रेनेसेंस। और इसके बाद में फिर लोगों ने हेडोनिज्म को त्यागा और धीरे धीरे आर्ट कल्चर की तरफ वो ध्यान देने लगे। कोई भी समाज जिसमें कला नहीं होती है, ठीक है ना, तो समाज खत्म हो जाता है। कला बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, कला भी और कल्चर भी, अपना कल्चर। उत्थान, दैट्स राइट, रिनेसेंस का था उत्थान। तो आर्ट के उत्थान के लिए एक जो है वो आपका एक तरह से रिवोल्यूशन, आपका आंदोलन शुरू हुआ। तो वो पीरियड कहलाता है रेनेसेंस, पीरियड ऑफ रेनेसेंस। अरे उनका पुनरुत्थान किया गया आर्ट का, कल्चर का। तो उससे पहले हेडोनिज्म वाज प्रिवलेंट इन दी सोसाइटी, ठीक है। प्रिवलेंट का अर्थ होता है प्रचलन, हाँ ध्यान रखना चाहिए, इसका वर्ड भी आपको आना चाहिए। मैं इसमें चूँकि छेड़ूंगा तो आपका ये दूसरे के चले जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं इसमें आपके, ठीक है। प्रिवलेंट का अर्थ होता है जो प्रचलन में हो, इन वोग हो, इन फैशन हो, ठीक है आपका। दिस कस्टम इज प्रिवलेंट इन सो एंड सो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में ये जो है प्रचलन में है, और जगह है नहीं आपका, ठीक है। ये एक्शन दे देता हूँ आपको, फिर कभी कराऊंगा तो प्रिवलेंट से कनेक्टेड वर्ड सब आपको करा दूंगा। दिस कस्टम इज प्रिवलेंट इन दिस कम्युनिटी। बहुत सारे होते हैं हल्के फुल्के कस्टम, प्रथा, रिवाज। तो आपने कहा ये जो प्रथा है इस कम्युनिटी में ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। ये हो गया एपिक्यूरियन, हेडोनिज्म। इसका सिनोनिम भी आपको आना चाहिए, साइबराइट, सेम मीनिंग है इसका भी, ठीक है ना आपका। किसी आदमी को आप साइबराइट कह रहे हो तो हेडोनिस्ट है वो। हेडोनिज्म एक तरह का वाद था, एक मानसिक अवधारणा थी, तो आदमी हो जाएगा हेडोनिस्ट। ये हेडोनिस्ट आदमी हो गया, साइबराइट भी आदमी हो गया, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड बड़े सुंदर हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, ठीक है। एपिक्यूरियन, साइबराइट और हेडोनिस्ट, ठीक है। आदमी अगर हेडोनिस्ट है तो वह नाउन हो गया, ठीक है। और हेडोनिज्म एक वाद था, वाद का अर्थ होता है एक मानसिक अवधारणा, ठीक है। जैसे वाद होता है ना, रेसिज्म, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब इज्म्स हैं, इज्म्स, ठीक है। तो आई होप ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, और आप इसको आपको याद भी कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड दे रहा हूँ बच्चों आपको, ये वर्ड है एपिग्राम। एपिग्राम का अर्थ होता है, कभी पता नहीं आपने कभी देखा हो, कोई बड़ी सी पोएम हो तो, या कोई किताब हो, उसके शुरुआत में लेखक या कवि क्या करता है, अपनी कविता की 2-3 लाइन आपको ऐसे लिखी हुई मिलती हैं। वो मतलब कविता की किताब है और उसके पराकथन में या प्रीफेस में, वो भी अभी पढ़ाऊंगा आपको, प्रोलोग में, एपीलॉग में, ठीक है। एपीलॉग में तो नहीं, प्रोलोग में लिख देते हैं ऐसे। अभी देखा हो कभी ऐसे कुछ लिखा हुआ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कुछ का कोई मतलब नहीं है, एक लाइन लिख दी उन्होंने ऐसे, ऐसे दिखी कभी आपने ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भाषा में? तो वो एक एक उदाहरण जो होता है उस कविता का, जिसको इंग्लिश में अपने एक्सट्रैक्ट कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वो डाल दिया जाता है, वो अच्छा लगता है, कई लोग करते हैं ऐसे। अच्छा सा है कोई वीडियो तो उसमें भी डाल सकते हो आप, हल्का सा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। एपिग्राम का बेसिक मीनिंग होता है एक शॉर्ट सेइंग और पोइम, ये मीनिंग होता है इसका। और अ पोइम, छोटी सी पोइम, है ना, और जिसको किताब के शुरू में लिखा लिखा रहता है। ये एक डायलॉग भी हो सकता है, एक स्लोगन भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्लोगन। स्लोगन समझते हो, एक छोटा सा आपका वाक्य जिसको हम नारा कह देते हैं आपका, वो नारा बन जाता है आपका। डिक्शनरी में एक बहुत शानदार लिखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं ऑस्कर वाइल्ड, तो उनका एक लिखा हुआ था कि मैं हर एक चीज़ को रेसिस्ट कर सकता हूँ, मैंने हर एक चीज़ को मैं आपको रोक सकता हूँ सिवाय टेम्पटेशन के। बड़ा शानदार है, ये समझने के लायक है। तो उसमें लिखा था, आई कैन रेसिस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग
ये शब्द एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान रखना आपका, वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन उसका सार यही था। रेसिस्ट का मतलब किसी का वो करना, किसी को रोकने का काम करना, उसके विरुद्ध आपने आपकी क्रिया होना, ठीक है ना। रेसिस्ट करता होता है किसी चीज का अपोज करना। आई कैन रेसिस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का अर्थ होता है लालच, आकर्षण। इसको मैं रेसिस्ट नहीं कर सकता, बाकी सबको कर सकता हूँ। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। आपकी दारू पीने की टेम्पटेशन हुई, दारू पी लिया आपने, फिर रेसिस्ट करना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ आपका, दैट्स राइट। हाँ, तो रेसिस्ट कर होता अपोज करना, ये वर्ड भी सबको आना चाहिए बच्चों, बड़ा शानदार वर्ड है ये। विरोध करना, उसका अगेंस्ट में काम करना। एक आदमी को कुछ खाने पीने में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने मना किया, तो तेने ये नहीं खाने, पकौड़े नहीं खाने, मिर्ची बड़ा नहीं खाना है, लेकिन उसने खा लिया, तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने उसको पूछा आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? तो उसने कहा सर मैंने ये देखा, पकौड़े देखा गरम गरम, सर्दी का मौसम था, आई कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्परेशन। तो उसने ये कहा, तो जो आकर्षण था मैं उसको रोक नहीं पाया, आई कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्परेशन। तो मिर्ची बड़ा खाने का या पकौड़े खाने के लालच को मैं रोक नहीं पाया। तो ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो एपिग्राम समझ आ गया बच्चों? एक छोटा सा कथन, छोटा सा एक डायलॉग, छोटा सा स्लोगन, जो किताब के शुरुआत में या कहीं भी लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं आपका एपिग्राम, ठीक है, ध्यान रखना, एपिग्राम। इसको आप एपिग्राम को वो भी कह सकते हैं आपका, अगर किताब के शुरू में लिखा हो तो इसको एपिग्राफ भी कहते हैं, लेकिन एपिग्राम को आप हमेशा क्या कहते हैं, उसको एक मुहावरा कह सकते हैं आपका। उसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं मुहावरे के लिए, जैसे आपका इसका सिनोनिम हो जाएंगे सारे सारे, ये एपिग्राम के सारे सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक एडेज, इसका कैन लगा नाउन है, हाँ ध्यान रखना, एन एडेज, अब मैक्सिम, सब एक ही अर्थ है सबका, ठीक है। आ सौ का मतलब सी का पास्ट टेंस भी है, सी का मतलब आरी भी होता है, 100 का मतलब पास्ट टेंस भी है, 100 का मतलब आरी से चीना भी होता है, ठीक है। आ 100, अ नॉर्म, ठीक है। अ शॉर्ट पिथी सेइंग, बीच में इसका अर्थ लिख रहा हूँ, शॉर्ट, पिथी का अर्थ होता है वजनदार, सेइंग का मतलब कहावत, है ना। ये कहावत एक तरह की आपका, उसको नॉर्म भी कहते हैं, मैक्सिम भी कहते हैं, ठीक है ना, और शायद एक्सियम भी कहते हैं आपको, हाँ बिल्कुल एक्सियम भी कहते हैं, दैट्स राइट। ये सब एक ही हैं, इतने सारे सिनोनिम इसके आप। और ये चीजें अगर किताब के शुरू में लिखी हुई हैं, if there is an epigram or any adage written in the beginning of the book, तो that is called epigraph। तो ये चीजें जो हैं आपके एग्जाम में काम आएंगी आपका, ठीक है। A short saying written in the beginning of a book, ये आपका एपिग्राफ हो जाता है आप, ठीक है। और अगर ये बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा मतलब एक ऐसा नहीं कि एक ही शब्द है या एक ही लाइन है, तो पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसको फिर हम प्रोलोग कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों अपन प्रिफेस कहते हैं, है ना। और हिंदी में उसको अपन क्या कहते हैं, प्राकथन, है ना, प्रिफेस। किताब के शुरू में किसी के द्वारा लिखा देते हो आप, और किताब के जो अंत में लिखा रहता है उसको अपन कहते हैं एपिलॉग। तो एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम, ये भी हो गए, एंटोनिम भी हो गए, प्रोलॉग प्रीफेस आपके सिनोनिम हो गए। इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंट्रोडक्शन, प्राकथन, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना आपका। और एपिलॉग किताब के अंत में लिखा हुआ, जिसको हिंदी में उपसंहार कहते हैं। इसको मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, उपसंहार। मजा आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत मैं लिख पा रहा हूँ, हाँ। ये बच्चों सबको समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए, अगर इसमें कुछ शब्द रह गए तो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा, हाँ। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, ये लंबे वीडियो मेरे लिए दुखदाई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा बच्चों। तो बस आपको मेरे से एक ही गुजारिश है कि टीचर चलता रहे, उसके लिए आपका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए मेरे को, है ना। तो आप लाइक ज़रूर करें, मैं अभी भी देखता हूँ
कि हालांकि मेरे कम ही आते हैं, लेकिन कम भी आए तो क्या हुआ, जितने आए, अगर आप आपके कोई लोग 50 लोग इसको वो व्यूज़ आए हैं और उसमें आपके लाइक्स आ रहे हैं आपके 10, तो इतना तो यार आप मेरे ये तो ठीक नहीं है। ठीक इन द सेंस मेरे ठीक नहीं है, मैं भी डिस्करेज हो जाऊंगा। फिर डिस्करेज होकर आदमी क्या करेगा? तभी तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था उसमें, मेरे स्पोकन इंग्लिश के उसमें, यू शुड नो विच साइड ऑफ योर ब्रेड इज बटर्ड। ये सबको पता होना चाहिए। ये बड़ा शानदार सेंटेंस है, वो भी देखा करो मेरे उसमें, रोज़ आपको मैं सेंटेंस देता हूँ। और कल तो मैंने एक सेंटेंस जो ये बनाया, शॉर्ट बनाया, वीडियो बनाया, तो पहले मैंने अपनी फ़ोटो भी देता था, ये लंबा चौड़ा, और थोड़ा धीरे बोलता था, तो उसमें तीन से ज़्यादा सेंटेंस नहीं आते थे। कल मैंने नोट किया, मैंने 7 सेंटेंस दिए उसमें, और सारे बहुत ही शानदार सेंटेंस हैं। उसमें ये भी है शायद, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, कि यू शुड नो विच साइड ऑफ योर ब्रेड इज बटर्ड। इसका मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि आपका फ़ायदा किस में है। तो अगर आप मुझे देखते हो, नहीं देखते हो फिर अलग बात है, अगर देखते हो और आप चाहते हो कि हाँ आपका इन हमारे टीचर का काम आगे चलता रहे, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।